हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन हमारे इस वीडियो में। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने बात करी थी डीपीएफ के बारे में। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि देखो गाड़ी में डीपीएफ नाम की एक चीज़ लगी रहती है, डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर। उसकी लाइट आपके डैशबोर्ड पे कभी आपको दिखेगी, कभी वो आने के बाद गायब हो जाएगी, कभी वो परमानेंट हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, क्या स्टेप्स लेने हैं। डीपीएफ क्लीन भी करा सकते हैं और रीजनरेशन स्कैनर की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में वो काम कैसे करता है। तो उससे पहले आप ये डायग्राम को समझ लो, पहले अच्छे से ये बात जान लो कि ये लगा किस तरीके से होता है। ये देखो, ये पहले जो हमारी गाड़ी में इंजन आता है वही सेम इंजन, शुरुआत से वही लगभग इंजन आ रहे हैं। बस ईजीआर लग गया, टर्बो चार्जर लग गए, इंजन का साइज़ छोटा हो गया है, कुछ चीज़ें हुई। हालांकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम जो काम पहले 6 सिलेंडर के इंजन से करते थे, आज वो हम 4 सिलेंडर के इंजन से, 3 सिलेंडर के इंजन से कर पा रहे हैं। तो खैर, उसके अलावा अगर मैं बात करूं BS3 और BS4 के इंजन में, तो इंजन लगभग सेम है। टर्बो BS3 में भी है, टर्बो BS4 में भी है, EGR BS3 में भी है, किसी किसी गाड़ी में BS4 में भी EGR है। तो जो धुआं, जो नॉक्स एमिशन निकल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कार्बन एमिशन हो रहा है इंजन में से, वो BS3 और BS4 के इंजन में से तो सेम ही हो रहा है। लेकिन जो साइलेंसर लग गया है ना, पहले के साइलेंसर आपने देखे होंगे कुछ भी नहीं, इंजन के बाद सिंपल ये जो पाइप निकल रहे हैं और ये किस तरीके से एक ढोल की लगी आती है और एक पाइप दे दिया। साइलेंसर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस मफलर होता था, वो भी नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए और थोड़ा बहुत कार्बन ट्रैप करने के लिए उसमें सिस्टम लगा हुआ था। आज का साइलेंसर आप देखोगे तो इंजन से ज़्यादा बड़ा आपको साइलेंसर नज़र आएगा। इसको पूरे को नाम दे दिया है ATS, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। मतलब जो नॉक्स, जो कार्बन हमारे BS4 में बन रहे हैं वही BS6 में भी बन रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में जो छूट रहा है वो BS6 में बहुत कम है, BS3 के मुकाबले, BS4 के मुकाबले। तो वो कम कैसे, वो इस ATS की बदौलत है। अब ये कैसे, तो पहले तो यहाँ देखो DPF लगा हुआ है जो कार्बन को अंदर ही ट्रैप कर लेता है, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था DPF के। उसके बाद ये SCR लगा हुआ है जो नॉक्स को ख़त्म कर देता है, एमोनिया को अंदर ही ख़त्म कर देता है और एनवायरनमेंट में बिल्कुल से बहुत ही कह सकते हैं कम प्रदूषण फैलाता है। और ये यूरिया का स्प्रे वगैरह सब कुछ हो, यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि इस पर बहुत डिटेल में हमने बात करी हुई है। आपको फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल लिख के यूरिया सिस्टम लिख दो, DPF लिख दो, हाउ SCR वर्क्स ये लिख दो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो खैर, बात करनी थी DPF, तो ये लगा हुआ है हमारा DPF। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं आगे कैसे ये काम करता है। देखो, DPF से पहले लगेगा DOC, और DOC के दोनों तरफ लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर कि अंदर घुसने वाली जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या है और निकलने वाली गैस का टेम्परेचर क्या है। एग्जॉस्ट गैस जो साइलेंसर से आ रही है उसका टेम्परेचर घुसने से पहले क्या है और यहाँ पे निकलने के बाद क्या है। ठीक, और ये लगा हुआ DPF जाहिर सी बात है कार्बन को रोकता है, तो ये इसका डेल्टा प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है यहाँ पे कि अंदर घुसने वाली गैस का टेम्परेचर तो ये नाप ही रहा है। सेकंड टेम्परेचर सेंसर, निकलने वाले का टेम्परेचर ये थर्ड सेंसर यहाँ पे लगा रहता है। साथ ही में आपका पर्टिकुलेट मैटर सेंसर भी लगा रहता है। पर्टिकुलेट मैटर सेंसर के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अभी आप पहले DOC और DPF को देख लो। तो देखो, 3 तरीके के रीजनरेशन होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला वाला पैसिव रीजनरेशन। ठीक है, पैसिव रीजनरेशन ये क्या है, इसमें गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिक रीजनरेशन हो जाएगा। कैसी भी लाइट आपकी गाड़ी पे ब्लिंक नहीं करने वाली, आपके डैशबोर्ड पे ब्लिंक नहीं करने वाली, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरा होता है आपका एक्टिव रीजनरेशन। ठीक, एक्टिव रीजनरेशन क्या है, एक्टिव रीजनरेशन ये है कि भाई लाइट जो है DPF की ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है और रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। रीजनरेशन स्टार्ट करने के लिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है,
फ्यूल इंजेक्टर होता है वो डीजल एक्स्ट्रा स्प्रे करता है जो यहाँ पे डीओसी के अंदर एंटर करता है। अब वो जो एक्स्ट्रा डीजल इंजन में से निकल के आ रहा है बहुत हाई टेम्परेचर पे निकल के आता है। वो आता ही इसलिए है कि आपका इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा सके, ठीक, इसके टेम्परेचर को राइज कर सके ताकि जो रीजनरेशन है वो बेहतर तरीके से हो। अब ऐसा ज़रूरी ऐसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो एक्टिवली क्यों नहीं हो पाया? तो देखो एक्टिवली इसलिए नहीं हो पाया, ये हमारा डीपीएफ है, इधर से एग्जॉस्ट गैस अंदर एंटर कर रही है। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये एग्जॉस्ट गैस अंदर एंटर करी 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 और यहाँ जा कर के रुक गई भाई साहब, ये रुक गई। अब ये यहाँ से इस तरफ तभी जा पाएगी जब ये इस फिल्टर को यहाँ से क्रॉस करे और यहाँ से इस तरफ पार हो जाए, यहाँ से पास हो जाए, ठीक। अब नॉर्मली जब ज़्यादा कार्बन इसमें एक्यूमुलेट नहीं हुआ है तो उस समय तो एक्टिव रीजनरेशन काम करता है और ये कार्बन जल के राख में बदल जाता है और ये निकल जाता है यहाँ से और ये डीपीएफ फ्री रहता है। लेकिन जब कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, अब कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने का कारण क्या है कि भाई या तो गाड़ी बहुत बहुत चलती है या फिर जो डीजल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो BS6 का नहीं है, वो BS4 के हिसाब से है, जिसकी वजह से कार्बन ज़्यादा बन रहा है। अब ये डीपीएफ चोक होने लगेगा, ठीक। अब जब डीपीएफ ज़्यादा चोक हो गया तो हुआ क्या, ये ECU को कैसे पता चला कि चोक हो गया? यहाँ पे डेल्टा प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, इसे डीपीएफ प्रेशर सेंसर भी कहते हैं, ठीक, डीपीएफ प्रेशर सेंसर। तो ये घुसने वाली जो गैस है और निकलने वाली गैस है, इनके बीच में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ जो प्रेशर है, इनका जोड़ ज़ीरो होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर प्रेशर बन रहा है इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब ये चोक है ना, इसकी जो नलियाँ हैं ये चोक हो गई हैं, इसलिए प्रेशर बन रहा है यहाँ पे। ये प्रेशर जो है यहाँ पे बनने लग जाएगा इस तरफ, और यहाँ प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, तो P2 - P1 कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, जिसका मतलब है डीपीएफ चोक हो गया है। अब आपका ECM इसको फोर्स रीजनरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल यहाँ पे देगा, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़े। DOC का काम है, DOC मतलब क्या है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि यहाँ पे जो अंदर रीजनरेशन होगा, क्योंकि गाड़ी जो है चल रही है, अब ये जो एक्टिव रीजनरेशन है, इस समय आपकी स्पीड 60 की रहनी चाहिए गाड़ी की, और RPM इंजन 60 रहनी चाहिए, और इंजन के RPM जो है वो 2000 रहने चाहिए, ताकि आपका रीजनरेशन जो है वो लगातार सही से चलता रहे, ठीक। तो ये आपको जो है इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका DOC के अंदर टेम्परेचर बढ़ा है वो अंदर जा कर के हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लगभग 550-600 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और 600 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद आपका जो अंदर यहाँ पे कार्बन जमा हो रहा है वो जल जाता है। अब मान लीजिए कि आप गाड़ी को 60 की स्पीड पे मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक, तो यहाँ पे गैस अंदर घुसी 300 डिग्री सेल्सियस पे, जब एक्टिव रीजनरेशन हुआ तो ये टेम्परेचर 350 यहाँ पे रहा, लेकिन इस तरफ आते आते वो 450-500 डिग्री सेल्सियस लगभग हो जाएगा, और अंदर जब जाएगा एक्यूमुलेट होगा तो पहले से ही चोक है तो और बढ़ के 600 डिग्री हो जाएगा। ये मेंटेन रहना चाहिए था 600 डिग्री, लेकिन आप 60 की स्पीड नहीं रख पाए, ये मेंटेन नहीं हुआ और हमारा डीपीएफ रीजनरेशन बीच में ही बंद हो गया, तो गाड़ी जो है वो पावर कम हो जाएगी। ECU अपने आप ही पावर कम कर देगा ताकि कोई हानि ना हो हमारे डीपीएफ को, हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम को। तीसरे टाइप का जो रीजनरेशन है, अब क्या करना होगा, तीसरे टाइप का रीजनरेशन करना होगा, जो है आपका, आप गाड़ी को लेके जाओगे सर्विस सेंटर पे, सर्विस सेंटर पे वो स्कैनर की मदद से गाड़ी को खड़ी गाड़ी पे ही रीजनरेशन करेगा, और उस समय भी यही होगा, RPM आपके 2000 तक लगभग मेंटेन होंगे और लगातार 25 मिनट तक ये प्रक्रिया चलेगी।
और DPF आपका रीजनरेट हो जाएगा। अगर ये फेल हो गया तो फिर आपका DPF खुल के क्लीन होगा। इस तरीके से DPF काम करता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर सेंसर जो है मोटा माटी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक DPF के अंदर सूट मैटर कितना है, सूट मास कितना है, ये नापने का एक ही तरीका था कि हम प्रेशर नाप लें और प्रेशर का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा लें कि इतना सूट मास बन रहा है। लेकिन एक्यूरेटली और नापने के लिए अलग से उस चीज़ का आपका पर्टिकुलेट मैटर सेंसर ही लगा दिया कि कितना सूट मास इसके अंदर बन रहा है। तो वो सेंसर जो है सूट मास को मेजर कर लेता है। कैसे काम करता है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो ये अगर अभी भी आपको कहने का मतलब मान लीजिए DPF के अंदर छेद हो गया, ठीक, देखिए DPF के अंदर हो गया छेद और सारा सूट मास निकल के लगातार जा रहा है, तो प्रेशर तो कुछ भी नहीं बताएगा यहाँ पे क्योंकि छेद हो गया है और DPF काम कर नहीं रहा है। तो ये उल्टा विधान हो गया है ना, कि आपका प्रेशर भी नहीं बना तो डेल्टा प्रेशर सेंसर के हिसाब से प्रेशर है ही नहीं, इसका मतलब DPF चोक है ही नहीं। और DPF चोक होगा भी कैसे, अंदर छेद ही हो गया तो सीधे ही निकल रही है। तो यहाँ पे अगर सेंसर होगा पर्टिकुलेट मैटर सेंसर तो नाप के बता देगा कि इतना पर्टिकुलेट मैटर है और DPF काम नहीं कर रहा है। तो या तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है DPF के अंदर, या इसको प्रॉपरली रीजनरेट ये नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा DPF किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या सेंसर्स इसमें लगे रहते हैं। DOC लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, DPF सेंसर लगा हुआ है, पर्टिकुलेट मैटर सेंसर लगा हुआ है। ECM की मदद से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि DPF को कब तक कैसे रीजनरेट किया जाए, ये इस तरीके से वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।